हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने एलएसी के पास बढ़ाई है बड़ी तैनाती। बड़ी संख्या में यूएवी फाइटर जेट और टैंक मुस्तैद किए हैं। दोस्तों अभी की ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर बातचीत के बाद भी नहीं मान रहा है दोस्तों चाइना, और ये सीमा पर लगातार मुस्तैदी बढ़ा रहा है। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर कश्मीर में फिर बाहरी आम लोग बने आतंकवादियों के निशाना। यूपी बिहार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। दोस्तों बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर भारतीय नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस 18 से 22 अक्टूबर को बीच दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इन मुद्दों पर होगी बड़ी बात, बताएंगे चाइना को लेकर या फिर किस चीज को लेकर बात होगी। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ बताया जाएगा, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर भारत को झटका देकर भूटान ने चीन के साथ किया है समझौता। चीनी मीडिया ने भारत को दी है चेतावनी, बताएंगे क्या चेतावनी दी है दोस्तों अब भारत को चीनी मीडिया ने। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर चीन ने अपने दोस्त कहे जाने वाले पाकिस्तान को दिखाई औकात, इतने मिलियन डॉलर का मांगा मुआवजा, नहीं तो प्रोजेक्ट पर यानी बिजली प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों अभी की ये भी बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही गुजरात सरकार ने उन सभी अयोध्या तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों उनमें भी आदिवासियों को मिलेगी 5,000 रुपए की आर्थिक मदद। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर 15 साल में 5 करोड़ रुपए का इंतजाम निवेश का है। ये जबरदस्त तरीका, बताएंगे दोस्तों कौन सी स्कीम है। तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। दोस्तों साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने एलएसी के पास बढ़ाई तैनाती। बड़ी संख्या में यूएवी फाइटर जेट और टैंक मुस्तैद किए हैं। दोस्तों चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के तनाव के बीच एक बार फिर चीन ने बड़ी संख्या में फाइटर जेट, यूएवी, टैंक और तोपों की तैनाती कर रहा है। दोस्तों रिपोर्ट की माने तो चीन ने नगारी गुनसा एयरबेस पर भारी तादाद में लड़ाकू विमानों और यूएवी को उतार दिया है। ये इलाका पैंगोंग तसो से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा बड़ी संख्या में टैंक और आर्टिलरी को भी मुस्तैद कर रहा है। ये बता दे दोस्तों आपको, जहां पर इस बीच एलएसी के करीब चीन की तरफ से तैनात भारी मात्रा में युद्धक सामान भारत की चिंताएं बढ़ा रहा है। चीनी की इस हरकत से उनकी मंशा को लेकर एक बार फिर संदेह यानी डाउट पैदा कर रहा है। दोस्तों इधर भारतीय सेना के अनुसार वे सभी घटनाक्रमों पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं दोस्तों, और उन्होंने मिरर तैनाती भी कर रखी है। चीन की पीएलए वहां अपनी तैनाती बढ़ा रही है और भारतीय सेना भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जी हाँ दोस्तों ये बात नोट करने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पूरा नजर रखा हुआ है दोस्तों चाइनीज सेनाओं पर, और जैसे जैसे जिन चीजों की वो सीमा पर बढ़ोतरी कर रहे हैं दोस्तों, सेम उसी चीज की भारत भी सीमा पर चीजें बढ़ा रहा है, वो भी बराबर मात्रा में। आपको बता दें इससे पहले सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए 10 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि चीनी भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रदान किए गए रचनात्मक सुझावों से सहमत नहीं थी। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 13वां दौर 10 अक्टूबर 2021 को चुशूल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शेष मुद्दों के समाधान पर केंद्रित रही है। दोस्तों हालांकि कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों अब ये देखना होगा जिस प्रकार से मुस्तैदी चाइना बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं फिर एक बार युद्ध की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। और सब में बड़ी बात कि अब तक जितने भी झड़प हुए हैं दोस्तों, एक प्रकार से छोटा मोटा युद्ध का स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों विशेषज्ञों की माने तो अब अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो बड़े मात्रा पर होगा, क्योंकि भारत ने भी पूरी मुस्तैदी कर रखी है। दोस्तों क्या कहेंगे, क्या सुझाव होगा आपका, बताइएगा जरूर। क्या आपको भी लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं फिर लापरवाही वाले कदम उठा
उठाएगा दोस्तों। कितने भाइयों बहनों को लगता है बताइएगा जरूर, और कितनों को अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो कश्मीर में फिर बाहरी आम लोग बने आतंकियों का निशाना। इस बार उत्तर प्रदेश के बड़ई और बिहार के गोलगप्पे वाले की हत्या कर दी गई है दोस्तों। डायरेक्ट सिर में गोली मारी गई है। बता दे सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बौखलाए आतंकियों ने फिर आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया है दोस्तों। पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि श्रीनगर में अरविंद कुमार की हत्या कर दी गई है, तो वहीं पुलवामा में यूपी के निवासी सागिर अहमद को दहशतगर्दों ने मार दिया है। दरअसल कश्मीर जोन की पुलिस ने ये जानकारी दी है कि आतंकियों ने 2 अलग अलग जगहों पर गैर स्थानीय मजदूरों पर हमला कर दिया था। पहला हमला श्रीनगर में किया गया जहां पर अरविंद कुमार को निशाना बनाया गया, तो वहीं दूसरा हमला पुलवामा में हुआ जहां पर यूपी निवासी सागिर अहमद की हत्या कर दी गई। वो पेशे से कारपेंटर बताए जा रहे हैं दोस्तों, और अभी के लिए सेना द्वारा पूरे इलाके को घेर लिया गया है और एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और जो बिहार के जिसको गोली लगी है दोस्तों वो एक गोलगप्पे वाला था। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग, और इन आतंकियों को कैसे दोस्तों भारत सरकार नष्ट कर सकती है, सुझाव देना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारतीय नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर। 18 से 22 अक्टूबर के बीच दिल्ली में आयोजित होगा सम्मेलन, इन मुद्दों पर हो सकती है बात। बता दे भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सम्मेलन में नौसेना कमांडर सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करते हैं। साथ ही ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। क्षेत्र की तेजी से बदलती भू रणनीतिक स्थिति के कारण इस सम्मेलन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है दोस्तों। आपको बता दें सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। इस बीच नौसेना प्रमुख अन्य नौसेना कमांडरों के साथ बीते कुछ महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख परिचालन, रसद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी पूरी सक्रियता के साथ एकजुट होकर काम किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो भारत को झटका देकर भूटान ने चीन के साथ किया समझौता। चीनी मीडिया ने भारत को दे डाली चेतावनी। बता दे चीन और भूटान के बीच 3 अहम मुद्दों को लेकर बड़ा समझौता हुआ है दोस्तों, जिसके बाद अब चीनी मीडिया ने भारत को नसीहत देते हुए इस डील से दूर रहने को कहा है। भारत और चीन दोनों के लिए ही भूटान काफी ज्यादा अहम है और डोकलाम में भारत और चीन की फौज काफी दिनों तक आमने सामने रह चुकी है। भूटान में अपना पैर पसारने की कोशिश में लगे चीन को अब जाकर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लिहाजा चीन के भारत के लिए बाकायदा एक नसीहत भी जारी कर दी है दोस्तों। चीन और भूटान के बीच 3 स्टेप रोड मैप के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर भारत की तरफ से बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी गई है। तो वहीं चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन और भूटान के बीच हुए समझौते के बाद दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने में काफी मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव कम होगा। तो वहीं भारत और भूटान के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, लिहाजा चीन को डर है कि कहीं चाइना भूटान समझौते में भारत खलल डाल सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से लिखा है कि चीन भूटान के बीच वर्तमान गतिरोध को तोड़ने और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की नींव रखने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और भारत को लेकर परेशान चीन ने कहा है कि भारत को इन मामलों में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहाँ पर जान पर आफत आ चुकी है। बता दें अफगानिस्तान में जरूरी दवाइयों की भारी किल्लत, बॉर्डर पर मेडिकल इक्विपमेंट से लदे ट्रकों को नहीं मिल पा रही है एंट्री। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब देश में जरूरी दवाइयों की किल्लत हो चुकी है दोस्तों। अफगानिस्तान के फार्मेसी यूनियन के मालिकों ने कहा है कि जरूरी मेडिकल सामानों से
से लदे 50 से ज्यादा ट्रक अज्ञात वजहों से बॉर्डरों के पास रोक दिए गए हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर पर खड़े ट्रकों के देश में प्रवेश न करने की वजह से यहाँ मेडिकल सप्लाई की समस्या खड़ी हो गई है और आने वाले दिनों में ये और बड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर चीन ने दोस्त पाकिस्तान को दिखाई औकात, $38 मिलियन का मांगा मुआवजा और बिजली प्रोजेक्ट पर जड़ दिया ताला। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपने बेहद खास दोस्त पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और चीन के इस कदम से पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। पाकिस्तान चीन को हर मौसम का सहयोगी मानता है और पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चीन उसके ऊपर इतना बड़ा आर्थिक स्ट्राइक करेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में दसूर डैम हादसे में मारे गए चीनी इंजीनियरों के बदले अब चीन ने पाकिस्तान से $38 मिलियन का मुआवजा मांगा है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपने हर मौसम के साथ पाकिस्तान से दासू डैम परियोजना में बम विस्फोटक के दौरान मारे गए चीनी इंजीनियरों की जान के बदले $38 मिलियन का मुआवजा मांगा है। बिजनेस रिकॉर्डर की खबर के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान चीन को मुआवजा नहीं देता है तब तक दासू डैम का काम फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि चाइना से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी की थी और गिड़गिड़ाया भी था कि इस बार यानी इस साल के लिए उसको माफ कर दिया जाए, लेकिन नहीं, चाइना ने पाकिस्तान की अपील को ठुकरा दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यानी कि पाकिस्तान भी अब समझ रहा होगा धीरे धीरे कि चाइना कैसा उसका दोस्त है। क्या होगी आपकी इस खबर पर प्रतिक्रिया दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों जिन भाई और बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, कृपया करके लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, तो भारत और श्रीलंका सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास का हुआ समापन, अम्पारा में हुआ था इसका आयोजन। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका की सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण मित्र शक्ति का शनिवार को समापन हो गया। इसका आयोजन 4 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अम्पारा शहर के काम्बे ट्रेनिंग स्कूल में हुआ था। मित्र शक्ति अभ्यास चरमपंथ और आतंकवाद से निपटने पर आधारित अभ्यास है। ये श्रीलंकाई सेना द्वारा किया जा रहा सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास था और ये भारत और श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा भी है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो जापान सागर में आमने सामने अमेरिकी और रूसी नौसेना के युद्धपोत, तनाव बढ़ने के आसार। बता दे, रूस ने जापान के नजदीक गश्त कर रहे अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत को खदेड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस घटना का वीडियो जारी करके बाकायदा ऐलान भी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इवन कहा कि उसने अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत को अपने जल क्षेत्र में घुसने से रोक दिया है। अभी तक अमेरिका और रूस के बीच पश्चिमी तट पर स्थित काला सागर में ही तनाव देखने को मिल रहा है। अब इसकी आंच पूर्व में प्रशांत महासागर में भी फैलती दिखाई दे रही है। इसी क्षेत्र में रूस और चीन की नौसेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान में आसमान छू रही महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम में हुआ भारी इजाफा, इमरान सरकार पर भड़का विपक्ष। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, कहीं विपक्षी पार्टी के नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो कहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता लोगों को कम खाने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीच सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। बता दें, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में पेट्रोल का दाम 10.49 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल का दाम 12.44 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, यानी दोस्तों इमरान सरकार पर इस महंगाई को लेकर भड़क उठा विपक्ष और साथ ही पाकिस्तानी लोगों ने भी हंगामा कर दिया है। दोस्तों, इमरान सरकार के खिलाफ। बात करें अगली खबर की, तो संवाद से जुड़ी खबर, भारत अमेरिका आतंकवाद के वित्त पोषण पर मिलकर करेंगे वार, 8वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका आर्थिक व वित्तीय साझेदारी संवाद के तहत 8वीं मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान गुरुवार को वॉशिंगटन में आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ मोर्चाबंदी पर सहमति जताई गई है। दोस्तों, बैठक की अध्यक्षता भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन ने की है। जी हाँ दोस्तों, भारत के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी वक्तव्य के मुताबिक बैठक में दोनों पक्षों ने
आपसी और वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जारी रखने और सौहार्दपूर्ण नीतियों और समाधानों की दिशा में प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जी हाँ, बात करें अगली खबर की तो भारत, इजराइल और यूएई तीन दोस्त मिलकर लिखेंगे नई कहानी। दुबई के रास्ते जयशंकर जाएंगे तेल अवीव। जी हाँ, इजराइल में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दौर अब खत्म हो चुका है और अब नेतन्याहू के शासनकाल में भारत और इजराइल काफी करीबी दोस्त बन चुके हैं। तो वहीं पीएम नेतन्याहू के कार्यकाल के बाद अब भारत इजराइल संबंधों में दोस्ती का नया अध्याय खुल गया है। दोस्तों आपको बता दें, खासकर जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को एक और बेहद खास सहयोगी दोस्त यूएई के दौरे के बाद इजराइल पहुंचने वाले हैं, तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, इजराइल और यूएई के बीच संबंधों का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की तो आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति के मामले में पीएम इमरान और आर्मी चीफ आमने सामने। धर्म का पेच को लेकर भी मामला फंस गया है। बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा है कि देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए प्रमुख की नियुक्ति के मुद्दे को एक सप्ताह में सुलझा लिया जाएगा। दोस्तों, मंत्री का ये बयान उन कयासों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि इस अहम नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा में मतभेद है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, सेना ने 6 अक्टूबर को बयान जारी कर अंजुम को आईएसआई के मौजूदा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह पर नियुक्त करने की घोषणा की, जबकि हमीद को पेशावर कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने इस नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना रोक दी है। शुरुआती चुप्पी के बाद सरकार ने इस सप्ताह जारी बयान में कहा है कि इस अहम नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री से सही तरीके से चर्चा नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका निभाएगा वादा, ड्रोन हमले में मारे गए निर्दोष अफगान नागरिकों के रिश्तेदारों को देगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में मारे गए आम नागरिकों के रिश्तेदारों को अमेरिका मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि वो अपना वादा निभाएगा। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बयान में कहा कि रक्षा विभाग अमेरिका लाए गए अफगानों के जीवित बचे परिजनों की मदद के लिए विदेश विभाग के साथ भी काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो कोरोना वैक्सीन ले चुके विदेशी नागरिकों को अब अमेरिका में मिलेगी एंट्री। 8 नवंबर से होगा इस पर अमल। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को यह बड़ी घोषणा कर दी है कि 8 नवंबर से अमेरिका पूरी तरह टीका ले चुके विदेशी यात्रियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो क्या फिर कहर बर पाएगा कोरोना। रूस में पहली बार 24 घंटे में 1000 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, कोरोना वायरस के आंकड़े एक बार फिर से डराने लगे हैं। रूस में शनिवार को कोविड-19 की वजह से 24 घंटे के भीतर 1002 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो पूरी दुनिया के ख्वाब को सबसे पहले पूरा करेगा भारत, अब हवा में उड़ाएगी कार। जी हाँ दोस्तों, बता दे कब होगी इसकी लॉन्चिंग। दरअसल दुनिया भर के तमाम देश सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या से परेशान है। ट्रैफिक की समस्या पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। दोस्तों, भारत में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर लगभग हर रोज सड़कों पर जाम से परेशान है। ऐसे में सभी के दिमाग में एक ही बात आती है कि काश कोई ऐसी कार बने जो आसमान में उड़े और हमें जाम से मुक्ति दिला सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चेन्नई में बनने जा रही है पहली हाइब्रिड कार। जी हाँ, फ्लाइंग कार बनाने की कोशिशें कई दिनों से जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि फ्लाइंग कार्स आखिर लॉन्च कब होंगी। हालांकि भारत में चेन्नई बेस्ड कंपनी विनाता एरो मोबिलिटी देश की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बनाने की दिशा में काम कर रही है। पिछले महीने सितंबर में ही विनाता एरो मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट मॉड्यूल को सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिव्यू किया था। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आप भी विनाता एरो मोबिलिटी को कांग्रेचुलेशन यानी बेस्ट ऑफ लक भी कह दीजिएगा। दोस्तों, साथ में बात करें अगली खबर की तो गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासियों को मिलेगी 5000 रुपए की आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, गुजरात से अयोध्या तीर्थ यात्रा पर जाने वाले आदिवासियों को सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। जी हाँ, ये ऐलान कल राज्य के पर्यटन मंत्री पूर्णेश मोदी ने किया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऑफिशियल विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुजरात सरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा करने
वाले प्रत्येक आदिवासी 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। दोस्तों पर्यटन मंत्री ने कहा है कि आदिवासी लोग शबरी माता के वंशज है और भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान शबरी माता से मिले थे और अब उनके वंशजों को अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता दे दी जानी बहुत जरूरी है। अगर आप भी दोस्तों इस चीज की सराहना करते हैं तो बताइएगा। जरूर बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अखिलेश यादव ने बनाई नई पार्टी, बसपा से सपा में आए नेता को बनाया अध्यक्ष। जी हाँ, चुनावी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नई विंग समाजवादी पार्टी साहिब वाहिनी गठित कर दी है। बसपा से आए पुराने नेता मिठाई लाल भारती को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि आर्टिकल 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुल गया है और कश्मीरी हिंदुओं की करानी होगी वापसी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुल गया है। पहले 370 के आड़ में जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव होता था, अब वो नहीं है। कश्मीर घाटी भी अब सीधा विकास का लाभ ले रही, आतंकवादियों का डर भी समाप्त हो गया है और ऐसे में भारत रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी करानी होगी। वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, अपनी पूजा पद्धति का सम्मान करने में समर्थ हो, ये करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इनकी बात को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, क्या सहमति है इनके बात से बताइएगा जरूर। साथ ही दोस्तों अंतिम खबर की बात करें तो 15 साल में 5 करोड़ का इंतजाम। जी हाँ, निवेश का है ये जबरदस्त तरीका। आपको बता दे कमाई अच्छी है तो ये जरूरी है कि भविष्य के लिए अभी से निवेश करना शुरू कर दें। निवेश के कई तरीके, इसमें से एक तरीका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों, यानी SIP है। बीते कुछ साल से SIP में जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप 500 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर मोटी रकम जुटा सकते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि आज आप 15 साल में 5 करोड़ रुपए तक का इंतजाम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कैसे आप इतनी सेविंग कर सकते हैं और 15 साल में 5 करोड़ कैसे इस स्कीम के जरिए आप दोस्तों बचत कर पाएंगे, तो आपके लिए हम अगली खबर में इसकी पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, बने रहने के लिए। जय हिंद।